नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देवभूमि समाचार में रुख करेंगे अब खबरों का। दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संसद भवन परिसर में अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने 2001 में लोकतंत्र के मंदिर पर हुए आतंकी हमले में अपने प्राण न्यौछावर कर मां भारती के गौरव की रक्षा करने वाले अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके साथ ही सीएम धामी इस मौके पर पीएम मोदी से भी मिले हैं और उत्तराखंड आने का न्योता भी दिया उन्होंने। यह मुलाकात संसद भवन में हुई और यह मुलाकात करीब 1 घंटे चली। इस दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंड की तमाम लंबित जल विद्युत परियोजनाओं के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। संसद हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी। संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम धामी ने मुलाकात की है और कई अहम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा भी की। 1 घंटे तक बातचीत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम धामी की, बताया जा रहा है। अब बात करेंगे कांग्रेस में चल रही गुटबाजी की। जी, उत्तराखंड कांग्रेस में फिर कलह सामने आई है। इस बार प्रीतम गुट और करण गुट में फिर टकराव जबरदस्त देखने को मिल रहा है। हालात ये हैं कि पार्टी के पदाधिकारी ही आपस में एक दूसरे पर वार करते नजर आ रहे हैं। प्रीतम गुट खुलकर हरीश रावत पर सियासी हमला बोल रहे हैं। इंडिया वॉइस के लाइव डिबेट में कांग्रेस नेता राजेंद्र शाह ये तक बोल दिया कि कांग्रेस को नुकसान हरीश रावत पहुंचा रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता गरिमा दस्सौनी को राजेंद्र शाह ने नासमझ तक करार दे दिया है। देखिए कांग्रेस का घमासान। नहीं, बिल्कुल सच बोल रहे हैं, सही बात है। हरीश रावत जी सही बोल रहे हैं या प्रीतम जी? नहीं, प्रीतम सिंह जी ने बिल्कुल सही बोला है, इसमें गलत क्या है? सीएम बनने के लिए लड़ाई हो रही थी, निश्चित तौर पर। कौन लड़ाई कर रहा था? अब देखिए, बड़े नेता, जो भी बड़े नेता हैं, बड़े नेता कौन है? हरीश रावत जी तो है हमारे यहाँ सबसे बड़े नेता। सीनियर कौन है? देखिए, जब चुनाव है, चुनाव में आप पहले विधायक जिता के लाएंगे, जब विधायक जीतेंगे तभी तो मुख्यमंत्री बनेगा। तो इसमें कोई दो राय थोड़ी है। प्रीतम सिंह जी ने सही बात कही है और इसको देखिए, सच बोलने का मादा हर एक में नहीं है। आप जानते हैं आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। कोई बात नहीं, अनुशासन कार्रवाई क्या है? सच बोलना अगर गुनाह, देखिए, अगर सच बोलना बगावत है तो हम बागी हैं। उत्तराखंड आंदोलनकारी हम सच बोलते हैं। कांग्रेस में है तो कांग्रेस में भी सच बोलते हैं। भाजपा वाले साथियों को भी कहते हैं तुम भी सच बोलो भाई। आपका कहने का मतलब ये हुआ हरीश रावत ने नुकसान पहुंचाया? निश्चित तौर पर हरीश रावत जी के जो बयान थे कि मुझे जो है घेर लिया है, मेरे हाथ बांध लिए हैं मगरमच्छ, इन बयानों से निश्चित तौर पर नुकसान हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि नुकसान पहुंचा हरीश रावत के बयानों से? हरीश रावत मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, इस वजह से नुकसान हुआ? निश्चित तौर पर। निश्चित तौर पर। नाम मुझसे बुलवाना चाहते हैं, मैं भले लूंगा। वो ये कह रहे हैं कि आप लोग सिमिलर संगठन खड़ा कर रहे हैं, संगठन की गैर इजाजत के बिना आप लोग जो है कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, गलत है, अनुशासनहीनता है। देखिए, कार्यक्रम करने के लिए मादा चाहिए। कार्यक्रम ऐसे नहीं हो जाते हैं। 10,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा करने के लिए मादा चाहिए। जिसमें मादा होगा वो लोग इकट्ठे करेगा। मतलब नेता होगा, संगठन की कोई अहमियत नहीं? सड़कों में जनता नहीं, राजेंद्र जी आप क्या कह रहे हैं? संगठन की कोई अहमियत नहीं, संगठन के मुखिया की कोई अहमियत नहीं? कुछ नहीं कहना चाह रहा। तिलक जी, जब अंकिता हत्याकांड हुआ उसके बाद लगातार हम भी सोच रहे थे शायद कोई बड़ा कार्यक्रम होगा। अरे मतलब आप बड़ा कार्यक्रम नहीं करेंगे और किसी साथी सहयोगी ने, मैं तो बधाई देता हूं प्रीतम सिंह जी को। आपने अनुमति ली थी प्रदेश अध्यक्ष से? प्रदेश अध्यक्ष जी को इस बात की जानकारी दे दी गई थी। वाह, मतलब जानकारी आप दे रहे हैं कि हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष को? कार्यक्रम की जानकारी दे दी गई थी कि कार्यक्रम कर रहे हैं पीसीसी में, वो मना कर देते नहीं करना है। मैं उनकी बात मान गया, वो राजनीतिक बात कर रही है, लेकिन जो संगठन के लोग कह रहे हैं कि आप एक सिमिलर, एक पैरेलल संगठन तैयार कर रहे हैं, जो कि गलत है, अनुशासनहीनता है। मुझे गरिमा दस्सौनी की बात का जवाब दीजिए। उन्होंने ये क्यों कहा? वो उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम था। ना समझ है। मेरे पास उनकी बाइट है, मैं चला। एक मिनट हनी जी, ना समझ है भाई, सुन लीजिए आप। कौन ना समझ है?
प्रवक्ता जो है जुम्मे 4 दिन हुए उन्हें आए हुए राजनीति में। ग्रेट डे, प्रेम से नहीं, 4 दिन हुए राजनीति में आए हुए। समझ है नहीं तो कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिल रही है। अभी आपने सुना किस तरह से लगातार कांग्रेस के अंदर ही घमासान जारी है। और उधर उत्तराखंड पेपर लीक विवाद में घिरे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 8 भर्तियों पर एक हफ्ते पर फैसला हो सकता है। आयोगी की अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने मामले को लेकर कहा है कि जो भी प्रकरण आयोग में पेंडिंग है उन्हें 2022 तक खत्म करना है। आयोग ने अगले साल से नई तैयारियों के साथ मैदान में आएगा। आयोग की तरफ से गठित विशेषज्ञों की जांच समिति एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी, जिसमें साफ हो जाएगा कि 8 भर्तियों में पेपर लीक हुआ है या नहीं, जिसके बाद मामले में आयोग फैसला लेगा। तो उत्तराखंड व्यक्तिक सहायक 600 पद थे, पुलिस रैंकर्स भर्ती में 250 पद, वाहन चालक भर्ती 164 पद थे, कर्मशाला अनुदेशक 157 पद, मत्स्य निरीक्षक पद के 26 पद थे, मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार भर्ती में 272 पद निर्धारित थे, एलटी भर्ती में 1431 पद निर्धारित थे। तो वहीं उत्तराखंड व्यक्तिक सहायक के लिए 600 पद निर्धारित थे। इन भर्तियों को लेकर के फैसला होना है। तो 8 भर्तियों पर एक हफ्ते में फैसला आएगा और ये साफ हो जाएगा कि आखिर इन भर्तियों में घपलेबाजी की गई है कि ये नहीं। जो 8 भर्तियां हमारी हैं, जिसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया कुछ में, जिसमें एलटी के एग्ज़ाम भी हैं, क्या लीगली इसको, क्योंकि जो पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था वो जो विवादित कंपनी थी, जो उसको लोग जेल में है अभी, जिसमें जो स्नातक स्तर वाले एग्ज़ाम में थे, तो उन्हीं के द्वारा एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया गया था। और क्या इन एग्ज़ामों को अगर हम कैंसिल करते हैं तो उसका क्या, किस आधार पर होगा, और अगर इसके एग्ज़ाम रिजल्ट निकालते हैं तो उसका आधार क्या होगा। देखिए, जियो अपनी जगह अलग है, लेकिन हमें सबसे बड़ी चीज़ है लीगली हम कहाँ करेक्ट हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत का कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर सबसे बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कई मुद्दे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता इन तमाम मुद्दों पर मौन है। इनके अनुसार अफसोस की बात यह भी है कि हमारे ट्वीट पर भी पूरे नहीं पढ़ते हैं, और उनके अनुसार G20 के मेरे एक बयान को ऊपर से देखा लेकिन पूरा नहीं पढ़ा। नेताओं के बयान को भी आधा पढ़ते हैं, मेरे ट्वीट को आधा देखेंगे, आधा नहीं पढ़ेंगे। मेरा जो ट्वीट है एक, जिसमें मैंने G20 की बात कही है, वो राज्य के लिए एक उपलब्धि है, लेकिन मैंने साथ साथ आईना दिखाया है पूरी सरकार को। मैंने कहा तुमने सड़कें इतनी खराब कर दी हैं तो G20 कहाँ से करोगे जब इतनी सड़कें इस तरीके के गड्ढा युक्त होंगी जब तो। और वो भी सरकार को और मुख्यमंत्री को आईना दिखाया है, लेकिन हमारे लोग आईने का आधा ही हिस्सा देखते हैं। कांग्रेस के लोग जो ये आधा हिस्सा देखने वाले एक्सपर्ट्स हैं, ये कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है। नेताओं के बयान को भी आधा पढ़ते हैं, मेरे ट्वीट को आधा देखेंगे। उधर पौड़ी जिले में कलजी खाल विकासखंड के किमोली गांव के जंगलों के बीच बनी एक मजार ने पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी ने पीर बाबा की मजार के साइट डेवलपमेंट के लिए 2 लाख रुपए विधायक निधि से टीन शेड निर्माण के लिए जारी किए हैं, जिसके बाद विश्व हिंदू संगठन ने विधायक के खिलाफ अब आवाज बुलंद कर दी है। अपनी निजी दुकान चलाने के लिए पीर बाबा के नाम से वन पंचायत और जंगलों के बीच में अवैध ये पीर बाबा के नाम से निर्माण किया जा रहा है। और सबसे बड़ी दुखद की बात यह है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक द्वारा इसको 2 लाख रुपए विधायक निधि से पीर बाबा के 3 शेड निर्माण के लिए दिया गया है। और हमारे कहना, जब मंदिरों के लिए विधायक निधि के निधि इजाजत नॉर्म्स में नहीं है, तो ये किस नियमावली के तहत पीर बाबा को ये दिया गया? जिसके जब हम लोग वर्षों से यहाँ एक साथ रह रहे हैं और वो लोग भी यहाँ के वोटर हैं, मूल यहाँ के स्थायी निवासी हैं,
और गढ़वाली परंपरा से जुड़े लोग हैं, पुराने लोग हैं, सैकड़ों वर्षों पुराने। आज के लोग नहीं हैं कि जो आज बाहर से आके यहाँ बसे हों, ऐसे लोग नहीं हैं। और उनकी आस्था का केंद्र है, जैसे हमारे मंदिरों में आस्था होती है, वैसे उनकी आस्था है। अगर उसके लिए हमने सौंदर्य करने के लिए 2 लाख रुपए निर्गत किया टीन सेट बनाने के लिए, तो ये कहीं से गलत नहीं है। और निश्चित रूप से उनका भी अधिकार बनता है कि वो इस क्षेत्र की जनता है कि जिला दिव्यांग पुनर्वास प्रबंधन समिति के कार्यों की समीक्षा को लेकर पौड़ी के डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने बैठक की है। इस दौरान डीएम ने डीडीआरसी के नोडल अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि दिव्यांग जनों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की स्वीकृति को लेकर जिलाधिकारी ने कहा है कि कार्यों में प्रगति लाने के बाद ही प्रस्तावों को पेश करें। जिलाधिकारी ने जिला स्तरीय समिति के सदस्यों को निर्देश दिए हैं कि डीडीआरसी में रिक्त पड़े पदों को नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर भरे जाएं। इसमें जो डीडीआरसी की बैठक थी उसमें उनके स्टाफ की कमी जो बताई गई थी, तो मेरी तरफ से निर्देशित किया गया कि नियमानुसार स्टाफ या वैकेंसीज़ को फिल किया जाए। और साथ ही कोटद्वार और श्रीनगर में भी दिव्यांगों के लिए जो भी हमारे डीडीआरसी के सेंटर्स बनने हैं और फिजियोथेरेपी और चीज़ें स्टार्ट होनी उन्हें देखा जाना है। सिमिलरली आरबीएसके के साथ में बात करते हुए जो प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर्स या डिसेबिलिटीज़ हैं उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाना है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे दिलवाया जाना है, एम्प्लॉयमेंट को लेकर क्या योगदान दिया जा सकता है डीडीआरसी की तरफ से, उन सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। देहरादून नगर निगम के ऑडिटोरियम में शहरी निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के सर्वेक्षण और आरक्षण निर्धारण के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें मेयर सुनील उनियाल गामा समेत कई अधिकारी और लगभग 20 पार्षद मौजूद थे। इस बैठक में पार्षदों ने आरक्षण को लेकर अपने अपने सुझाव दिए। वहीं केवल ओबीसी आरक्षण को लेकर पार्षदों और अधिकारियों के बीच मनमुटाव भी देखने को मिला है। इसी पर मेयर का कहना रहा कि ओबीसी को लेकर कोर्ट ने भी चिंता जताई है कि उसी के तहत सभी पार्षदों को आज इस 1 दिवसीय वार्ता में बुलाया गया है ताकि ओबीसी के मानकों के अनुसार उनकी जनगणना और उनकी संख्या का निर्धारण ठीक प्रकार से हो सके। चल रही है पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में जो है ओबीसी को लेकर जो है कोर्ट ने चिंता जाहिर करी है और उसी के तहत हमारे जो निगम के क्षेत्र है उसमें सभी पार्षदों को यहाँ बुलाया गया है ताकि ओबीसी का जो निर्धारण है, ओबीसी के जो मानक हैं उनके अनुसार जो है उसकी जनगणना और उसकी संख्या जो है ठीक प्रकार से आ सके, इसलिए सभी पार्षदों को यहाँ आज बुलाया गया है। और बैठक चल रही है, मुझे दूसरी बैठक में जाना है, इसलिए मैंने उनसे जो है क्षमा मांगते हुए उनसे जाने की अनुमति ली है। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नगर निगम हरिद्वार में आज बोर्ड बैठक हुई है और आज हुई बोर्ड की बैठक में हंगामे की भेंट चढ़ गई है। बैठक शुरू होते ही भाजपा के कार्यकर्ता जमीन पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी करने लगे और पार्षद मेयर के साथ ही एमएनए से यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर मेयर है कौन। पार्षद मेयर अनीता शर्मा से बार बार यही पूछ रहे थे कि मेयर वे हैं या उनके पति। जब बीजेपी के पार्षद हंगामा कर रहे थे उसी दौरान कांग्रेस के पार्षद भी आमने सामने आ गए और दोनों पार्षद गुट एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। खबर जनपद उधमनगर से है, जहां पर खटीमा मुख्य चौराहे के पास बैंक ऑफ बड़ौदा के बराबर में पुरानी तहसील के सामने बहुउद्देशीय सहकारी समिति के पुराने जर्जर भवनों और दुकानों का एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सहकारी समिति की जमीन पर बने दुकानों पर किसी व्यक्ति का अवैध कब्जा पाया गया, जिसको एसडीएम ने मौके पर सील करा दिया। वहीं जर्जर भवन में उत्तरी दक्षिणी मझोला और झनकट बहुउद्देशीय सहकारी समिति के कर्मचारियों का संयुक्त आवास भी है। भूतल पर दुकानें बनी हैं और प्रथम तल पर कर्मचारी आश्रित कब्जेदार काबिज हैं। इसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की 2 दुकानें थी, इसमें नाजायज रूप से इनका निर्माण करके इसके व्यक्ति द्वारा इस पर कब्जा किया गया है, जबकि इस जगह का पट्टा हुआ है उसका नवीनीकरण भी नहीं हो रहा है।
लिहाजा क्योंकि इसका नवीनीकरण नहीं हुआ तो ये प्रॉपर्टी इनकी है भी नहीं, लिहाजा इसको आज हम सील कर रहे हैं। साथ ही साथ उससे लगे बैंक, जो कोऑपरेटिव बैंक का भी बैंक हुआ करता था, उसमें उनके आवासीय लोग थे, वहाँ पर तो उन्होंने नाजायज़ रूप से कर रहे हैं। तो इसमें हमने AR कोऑपरेटिव को निर्देश दिया कि इसको तत्काल इनको खाली करवाएं, और क्योंकि वो जर्जर अवस्था में है तो उसे डेमोलिशन के लिए भी कार्रवाई करें। जोशीमठ विकासखंड के चाई थैंग मोटर मार्ग पर इन दिनों डमरीकरण का काम किया जा रहा है, लेकिन डमरीकरण के 1 हफ्ते बाद ही डामर उखड़ने लग गई है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने चाई थैंग मोटर मार्ग पर घटिया डमरीकरण का आरोप लगाया है। बता दें कि 1 हफ्ते पहले ही थैंग चाई मोटर मार्ग पर PMGSY के तहत सड़क डमरीकरण का काम किया गया था, लेकिन काम की गुणवत्ता पर ग्रामीण अब सवाल उठा रहे हैं। जो इसमें जो डामर हो रहा है अभी वर्तमान में, मतलब बहुत ही घटिया किस्म से डामरीकरण का कार्य हो रहा है। इसमें बिना वो कंक्रीट बिछाए हुए, बिना चिप्स बिछाए हुए, ऐसे ही मतलब मिट्टी में ही डामर कर दे रहे हैं ये ठेकेदार लोग। और बोलने पे कह रहे हैं कि नहीं घास घूस तो जम जाती है, बोला कुछ नहीं। और इस पे शासन प्रशासन का भी कोई ध्यान नहीं है, ना ही कोई ग्रामीण और कोई, मतलब सभी लोग आवाजाही कर रहे हैं, रास्ते सभी लोग आ रहे हैं, तो इस पे कोई इस रोड सड़क के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्योंकि सड़क का काम है, इस सालों में कई सालों बाद जैसे दुर्गम गांव थैंक के लिए जो सड़क बनी, तो इसकी स्थिति बहुत खराब हो रही है। राजधानी दून में यात्रियों से ज्यादा ई रिक्शा सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। ई रिक्शा के चालक दूरदराज के क्षेत्रों से आए हुए हैं, जिनका ना तो कोई पुलिस वेरिफिकेशन है और ना ही इनका कोई लाइसेंस है। साथ ही ई रिक्शा चालकों की तरफ से यात्रियों से अभद्रता भी की जाती है। मनमाने पैसे वसूले जा रहे हैं। सड़कों पर कहीं भी खड़े होकर रौब दिखाया जा रहा है, जिस पर परिवर्तन अधिकारी शैलेश तिवारी ने शीघ्र कार्रवाई की बात कही है। तो ई रिक्शा चालकों को लेकर के ये खबर सामने आई है। लगातार शिकायतें मिल रही हैं ई रिक्शा चालकों की तरफ से, यात्रियों की अभद्रता की भी शिकायत सामने आई है। और ये भी बताया जा रहा है कि दरअसल ई रिक्शा चालकों का कोई भी पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं कराया जा रहा है। दूर दराज से आए लोग ई रिक्शा चालक हैं और इसके साथ ही मनमानी वसूली भी करते हैं और यात्रियों के साथ अभद्रता भी करते हैं। ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है। इससे कई तरह के ट्रैफिक प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं और कई शिकायतें भी इनकी रहती हैं कि पब्लिक से मिसबिहेवियर की भी शिकायतें आती हैं, जैसा आपने बताया है। ओवर चार्जिंग का भी इशू रहा है और जहां कहीं गाड़ी को पार्क कर देना, किसी भी जगह किसी भी गली में घुस जाना, इससे ट्रैफिक जाम भी कई जगह लग रहा है। तो इस मामले में हम लोग इसमें एक कार्य योजना बनाकर कार्रवाई करेंगे। भाजपुर में अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद से जुड़े लोगों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन SDM कार्यालय में सौंपा। इस दौरान वाल्मीकि समाज के लोगों ने महर्षि वाल्मीकि को लेकर अपशब्द कहने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। बता दें कि अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद से जुड़े लोग जिला उपाध्यक्ष रजनीत लाल प्रेमी के नेतृत्व में SDM कार्यालय में एकत्र हुए, जहां आक्रोशित लोगों ने बीते दिन काशीपुर में एक प्रचारक द्वारा महर्षि वाल्मीकि को लेकर किए गए अपशब्दों पर नाराजगी जाहिर की है। यह और हमारी क्या पूरे समाज की मांग है कि जो वाल्मीकि जी को काशीपुर में एक प्रचारक ने डाकू शब्द से अपमानित किया है, उसको गिरफ्तार किया जाए और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। हमने SDM साहब को ज्ञापन दिया है कि इनको रोका जाए। जो हिंदू समाज के प्रचारक हैं यही ऐसी बातें करते हैं, वरना कोई ऐसी बात नहीं करता जैसे कि ये लोग प्रचार करते हैं। ये शायद हमें अपमानित करके हमें धर्म प्रवृत्ति के लिए बाध्य करना चाहते हैं। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी सड़कों की बुरी स्थिति है, जिस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आए दिन विभिन्न जगहों पर ग्रामीणों की तरफ से धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बदहाल स्थिति पर विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि केंद्र की तरफ से जल्द ही PMSGY में फेज 3 का बजट आवंटन हो जाएगा, जिसके बाद सड़कों की स्थिति सही हो जाएगी। और इसके साथ ही विभागीय मंत्री ने कहा है कि प्रदेश में आपकी कुछ सड़कें PMGSY से PWD विभाग को ट्रांसफर हो चुकी हैं और जल्द ही 204 और सड़कें भी ट्रांसफर हो जाएंगी। उसके बाद रखरखाव की सभी व्यवस्थाएं PWD विभाग की तरफ से की जाएंगी। देखिए, शीघ्र ही सेंटर से
शायद इस माह के अंत तक फेज 3 का हमारा पैसा आ जाएगा और जो हमारे 830 किलोमीटर की सड़कें हमने भेजी हैं उन पर काम शुरू होगा। देखिए, सीगरी सेंटर से शायद इस माह के अंत तक फेज 3 का हमारा पैसा आ जाएगा और जो हमारे 830 किलोमीटर की सड़कें हमने भेजी हैं उन पर काम शुरू होगा। उत्तराखंड जल्द ही पहला आयुर्वेदिक कैंसर इंस्टीट्यूट खोलने की कवायद शुरू हो गई है, जिसमें विभागीय सचिव लगातार इस क्षेत्र में काम करने वाली बड़ी कंपनियों से बातचीत कर रहे हैं। राज्य सरकार की कोशिश है कि यहां पर आने वाले आयुर्वेदिक कंपनियों को हर तरह की सुविधा दी जाए, जिससे राज्य में आयुर्वेद को फिर से पुनः स्थापित किया जा सके। वहीं सचिव पंकज पांडे ने कहा है कि उत्तराखंड में आयुर्वेद से चलने वाले हॉस्पिटल और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी स्थापित होंगे। इसके अतिरिक्त आयुर्वेदिक कैंसर इंस्टीट्यूट भी लगाने को लेकर बातचीत चल रही है, जिसमें राज्य सरकार की तरफ से आयुर्वेद की बड़ी कंपनियों को रियायतें भी देने की बात कही जा रही है, जो उत्तराखंड राज्य में काम करने को लेकर अपनी सहमति देगी। कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स की भी बात हो रही है और कैंसर इंस्टीट्यूट, एक आयुर्वेद का एक बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट जो ऑलरेडी पुणे में एक डॉक्टर हैं जो रसायु एक कंपनी है, एक ब्रांड है, उनका वहाँ पे बहुत बड़ा सेंटर है जो कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो मैंने उनसे भी कहा है कि आप यहाँ आइए, हम लोग ज़मीन उपलब्ध कराएंगे और आप यहाँ एक आयुर्वेद का कैंसर का सेंटर खोलिए, क्योर का। इसके अलावा और माधव बाग एक कंपनी है जो कि जिन्होंने डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ को रिवर्सल का क्लेम है उनका और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं उन लोग, तो मैंने उनको भी इनवाइट किया यहाँ पे। प्रदेश में लगातार बढ़ती ठंड के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से कमर कस ली गई है। प्रशासन की तरफ से लगातार जगह जगह अलाव की व्यवस्था की जा रही है। मामले को लेकर जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि सर्दी के मौसम को देखते हुए राजधानी देहरादून के मैन चौराहे पर जैसे ISBT रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जैसी जगहों पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है और इसके साथ ही रैन बसेरों में भी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं ताकि बाहर से आने वाले लोगों को रैन बसेरों में रहकर सर्दी से बच सके। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे अपने जो गर्म कपड़े हैं जो कि अब वो यूज़ नहीं करते हैं वो देना चालू किया है। हमारी जो इलेक्ट्रिक बसें हैं उनमें भी काफ़ी कपड़े हैं जो लोग डाल के जा रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और हमने उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी चालू कर दिया है। कुछ लोग जो मेरे यहाँ ऑफिस में भी आते हैं उनको भी हम ये जो गर्म कपड़े हैं उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं और अब हम जो हमारे पास कपड़े उपलब्ध हुए हैं उनको हम अब वितरण की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।